हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि मेरे प्रिय स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से 12वीं क्लास की इतिहास और पॉलिटिकल साइंस के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको इतिहास की एक पहली बुक की डिस्कस कर लिया है, जिसका नाम है ईट, मनके और अस्थियाँ। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल साइंस की पहला बुक, जिस पहले बुक के पहले टॉपिक का नाम है शीत युद्ध का दौर, उसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पॉलिटिकल साइंस की पहली बुक, जिसे समकालीन विश्व राजनीति के नाम से जानते हैं, उसके दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने एक वीडियो के माध्यम से कुछ पढ़ने का प्रयास किया और हमने यह समझने की कोशिश की कि दो ध्रुवीयता का अंत क्या कहलाता है। दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? दो ध्रुवीयता का अंत, यानी दो पोल हैं, उस पोल में से एक पोल का अंत होना ही दो ध्रुवीयता का अंत कहलाता है। और पिछले वीडियो के माध्यम से हमने इसके परिचय और सोवियत प्रणाली क्या होती है और इस सोवियत प्रणाली की क्या विशेषताएं थी, सोवियत प्रणाली का उदय कैसे हुआ था, इन सब के बारे में पढ़ने की कोशिश की थी। और हमने देखा था कि सोवियत प्रणाली जो थी वो पूंजीवाद व्यवस्था के खिलाफ एक समाजवाद का निर्माण करने वाली प्रणाली थी, जिसका उदय 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति यानी रूस की क्रांति के बाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो हमने सोवियत प्रणाली के बारे में देखा और उसके बारे में हमने पढ़ने का प्रयास किया था। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में पढ़ाऊंगा और फिर सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ और उसका परिणाम क्या निकला, इसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ शॉक थेरेपी के बारे में भी पढ़ने का प्रयास करेंगे कि शॉक थेरेपी क्या थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यह देखने का प्रयास करते हैं कि पिछले वीडियो में जब हमने देखा कि सोवियत संघ की विशेषताएं भी देखी और उसकी कुछ कमियां भी थी, उसको भी हमने देखा। अब वहां से आगे की जो परिणाम था उसको हम लोग आगे चर्चा करने जा रहे हैं। मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, कहा जाता है कि 1935 ईस्वी में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। आपको पता होगा कि सोवियत प्रणाली में एक ही पार्टी का वर्चस्व था, यानी एक ही पार्टी को अधिकार दिया गया था और वह एक पार्टी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। ये कम्युनिस्ट पार्टी का धीरे धीरे आगे चल करके सोवियत प्रणाली में दबदबा काफी बढ़ गया था, जिसका नतीजा था कि सोवियत संघ का विघटन शायद हुआ। इसी चीज को हमें पढ़ करके समझना है। तो कह रहा है कि 1935 में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। कब? 1985 में। ये सवाल पूछा जाता है, 1985 में बने और ये उस समय का दौर था जब सोवियत संघ अपने बिल्कुल अंतिम समय में जा रहा था। अब कह रहा है कि महासचिव बनने के बाद इन्होंने पिछड़ते हुए सोवियत संघ की व्यवस्था में सुधार लाने की व्यवस्था की। आई बात समझ में कि जब ये महासचिव बन गए, कब बने? 1935 ईस्वी में। तब जाकर के इन्होंने सुधार करने का प्रयास किया। किसमें? सोवियत संघ की प्रणाली में, जिस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ कमियां हो गई थी और उस कमियों के वजह से 70 के दशक में सोवियत संघ के पतन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। तो उस पतन की प्रक्रिया को रोकने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ अपनी रणनीति को आगे लाया और इसे बचाने का प्रयास किया। क्या किया उन्होंने? तो इन्होंने पश्चिमी देशों से संबंध सुधारने की भी प्रयास किए। अब देखिए, ये बात यहाँ पे अब समझना है कि पश्चिमी देश का मतलब क्या था।
आपको याद होगा कि हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा था कि दो ध्रुवियों का जब उदय की बात कर रहे थे तो हमने वहाँ पे आपको समझाया था कि कैसे यूरोप को दो हिस्सों में बांट दिया गया था और पश्चिम का जो हिस्सा था उसे पश्चिम गठबंधन यानी पश्चिमी देश कहा गया था, जिसका नेतृत्व नाटो कर रहा था। और पूर्व वाले हिस्से को हमने क्या नाम दिया था? पूर्वी गठबंधन। और नेतृत्व कर रहा था साम्यवाद। तो ऐसे ही स्थिति में साम्यवाद की स्थिति खराब हो रही थी, यानी समाजवाद की स्थिति खराब हो रही थी, यानी सोवियत प्रणाली की स्थिति खराब हो रही थी। तब जाकर के सोवियत संघ के महासचिव बनने के बाद इन्होंने पश्चिमी देशों के से संबंध सुधारने का प्रयास किया कि चलो कोई बात नहीं है, हम लोगों में आपसी झगड़ा थी, जो भी संबंध बिगड़ गए वो बिगड़ गए, आगे हम लोग अब संबंध को क्या करना चाहते हैं? सुधारना चाहते हैं और उसे बेहतर बनाना चाहते हैं। ये काम उन्होंने करने का प्रयास किया ताकि डूबती हुई नैया यानी सोवियत संघ के विघटन को रोका जा सके। अगला पॉइंट उन्होंने काम क्या किया? तो याद रखिएगा कि पश्चिमी देशों के साथ सुधार करने का प्रयास किया। इन्होंने लोकतांत्रिक प्रणाली का स्वरूप देने का प्रयास किया। अब देखिए, उन्होंने लोकतांत्रिक प्रणाली को स्वरूप दिया, यानी कहने का मतलब ये था कि आपको पता होगा कि साम्यवादी प्रणाली में हमने पढ़ा था कि लोकतंत्र की भूमिका नगण्य हो गई थी, क्योंकि वहां पे विपक्ष था ही नहीं। अब जब मान लीजिए कि जब विपक्ष ही नहीं होगा लोकतंत्र में, तो क्या लोकतंत्र कभी मजबूत हो पाएगा? ये कभी संभव ही नहीं है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र का होना बहुत जरूरी है, लेकिन सोवियत संघ की प्रणाली में विपक्ष तो था ही नहीं, और जब विपक्ष ही नहीं था तो लोकतंत्र क्या मजबूत होगा? नहीं। तो अब इन्होंने क्या किया कि लोकतांत्रिक प्रणाली के स्वरूप को लाने का प्रयास किया, यानी उसको बताने का प्रयास किया, बनाने का प्रयास किया, और कहीं ना कहीं विपक्ष को लाने की कोशिश की होगी। गोरबाचोव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिक की नीति अपनाई। उन्होंने कहा अपनाया कि देश के अंदर जो चीजें बिगड़ गई है अलग बात है, लेकिन हम आर्थिक विकास करेंगे, राजनीतिक सुधार जो गड़बड़ हो गई थी उसकी बात करेंगे, और लोकतांत्रिक नीतियों को लाने का प्रयास करेंगे। तीनों अर्थ आप समझ रहे होंगे। आर्थिक पतन हो ही रहा था यहाँ पे, राजनीतिक सुधार मतलब राजनीतिक व्यवस्था जो बिगड़ गई थी उसको सुधार करना, और लोकतांत्रिकरण की नीति को अपनाना गोरबाचोव की एक पहली प्राथमिकता थी बचाने के लिए सोवियत संघ की। दूसरा, हालांकि गोरबाचोव की सुधार की नीति ज्यादा कामयाब नहीं हुई, ठीक है, और इसका विरोध होने लगा। जब इन्होंने ये काम करना शुरू किया, यहाँ पर जब इन्होंने सुधार की प्रक्रिया शुरू की, तो सोवियत संघ के अंदर ही इनका विरोध होने लगा। जब इनका विरोध होने लगा तो इनकी बातों को लोगों ने कम ध्यान दिया, और ऐसी स्थिति में इन्हें उतना कामयाबी नहीं मिली और इन्हें विरोध करके गद्दी से हटना पड़ गया। तो अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए कि मिखाइल गोरबाचोव ने सोवियत संघ की प्रणाली में क्या सुधार करने का प्रयास किया, तो आप ये 6 पॉइंट वहां पर लिखेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कब हुई, कैसे घोषणा हुआ कि अब ये खत्म हो चुका। तो देखिए, कहा जाता है कि दिसंबर 1991 ईस्वी में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े राज्य, जो टोटल सोवियत संघ में जो 15-20 लोग जो थे, उनमें से 3 बड़े बड़े देश, कब की बात है? तो दिसंबर 1991 में किसके नेतृत्व में? बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में 3 बड़े राज्यों ने, कौन कौन जी? रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी। मतलब इन्होंने ये बात कह दिया कि हम लोग अब सोवियत संघ में नहीं है, हम लोग सोवियत संघ से अब निकल चुके हैं। ऐसी स्थिति में ये 3 देश स्वतंत्र हो गए। कहां से? सोवियत संघ की प्रणाली से निकलकर। अब आप याद रखिएगा कि कहा जाता है कि कौन से पहले 3 देश थे जी? तो रूस था, यूक्रेन था और बेलारूस था। 1991 में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में इन्होंने अपने आप को अलग करने का प्रयास किया, और इसी के साथ ही सोवियत संघ का विघटन हो गया। और जब सोवियत संघ का विघटन ही दूसरी दुनिया का खत्म माना जाता है कि दूसरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। आगे पढ़ेंगे हम लोग। और ये 3 लोग अब अलग हट गए।
स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बना अब यहाँ पे। अब जितने भी यहाँ से धीरे धीरे लोग हटने लगे सोवियत संघ से, तो एक नया राष्ट्रकुल बना जिसे CIS कहा गया। और इसमें कुल नए सदस्यों की संख्या कितना हुआ? 15 नए देश को शामिल करके इनका उदय हुआ। किसका? तो स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल, जिसे हम लोग CIS कहते हैं। इसमें टोटल 15 देश थे नए नए। हो गया। अब पूछा जाए कि CIS में कितने देश थे जी? तो टोटल 15 थे जो नया नया स्वतंत्र हो रहे थे। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब कह रहा है कि अब सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को बनाया गया, क्योंकि सबसे बड़ा यही था, सबसे ताकतवर उसमें यही था। तो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बन गया? रूस बन गया। और जो जो सोवियत संघ के नियम मिले थे, जो जो सोवियत संघ को सुविधाएं मिली थी, वो सारी सुविधाएं किसको ट्रांसफर कर दिया गया? रूस को कर दिया गया। वही देखिए आगे कह रहा है कि सुरक्षा परिषद एक संगठन है। सुरक्षा परिषद में रूस को अस्थायी सदस्यता मिल गई। टोटल 5 देश उसमें अस्थायी हैं, उसमें रूस को मिल गई, क्योंकि पहले सोवियत संघ था और जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो उसका उत्तराधिकारी रूस बना और रूस को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना दिया गया, जिसमें टोटल 5 अस्थायी सदस्य हैं और बाकी कुछ 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं। कम्युनिस्ट पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया गया। क्या कर दिया गया जी? तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस पर प्रतिबंध लगा करके उसको कुछ समय के लिए साइड में कर दिया गया। इसके साथ ही अब सोवियत संघ खत्म हो गया। जब इतनी सारी चीजें हुई, आपने देखा ना कि विघटन की घोषणा क्या क्या हुआ। तो पहले 3 राज्य हट गए, फिर अलग 15 मिलकर के CIS का निर्माण कर लिए, रूस को उसका उत्तराधिकारी बना दिया गया। सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ के जगह पे रूस को अस्थायी सदस्यता दिया गया। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में अब क्या हो गया? सोवियत संघ का पतन हो गया। जब सोवियत संघ का पतन हो गया तो 1991 में दूसरी दुनिया का अंत हो गया, यानी अब 2 ध्रुव में से एक ध्रुव का खत्म हो गया। आगे बात समझे बेटा। तो हमने 2 पॉइंट कर लिया यहाँ पे। पहला मिखाइल गोर्बाचोव के बारे में और विघटन की घोषणा, यानी सोवियत संघ की विघटन कैसे हुई इसकी घोषणा कर दी गई। अब आगे कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे। आखिर क्या था कि इतनी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी प्रणाली जो लेकर के चल रही थी, उसको अचानक उसका पतन हो गया। तो देखिए इसमें क्या क्या था। कह रहा है कि नागरिकों को राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा न कर पाना, यानी कहने का मतलब है कि ये कमियां थी जिसकी वजह से उसका पतन हुआ। क्या कमी हुआ जी? तो जो नागरिक थे ना, उसको राजनीतिक अधिकार नहीं मिला था। राजनीतिक अधिकार तो किसके पास था? सीधा आपने पढ़ा था कि नौकरशाही के पास ज्यादा था। कोई राजनीतिक अधिकार अन्य व्यक्ति के पास नहीं था, नौकरशाही के पास था। और जो आर्थिक आकांक्षाएं वो पूरा नहीं, पहले वादा किया गया था कि हम आपको रोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगार नहीं रखेंगे, हर सुविधा का उपलब्ध कराएंगे, लेकिन धीरे धीरे उन सुविधाओं में क्या करने लगी? कटौती होने लगी, जिससे जनता नाराज होने लगी और उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी। ऐसी स्थिति में यह एक कारण बनता जा रहा था। अगला को कह रहा है कि सोवियत संघ प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा था। ये एक कारण था कि नौकरशाही का शिकंजा था सोवियत प्रणाली पर, और नौकरशाही ने क्या कर दिया? आम जनता को वहां से दूर कर दिया। आम जनता को वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए। तो ये एक कारण और ऊपर एक कारण, 2 कारण था जिसकी वजह से इसका पतन हुआ। आगे देखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश, यानी कम्युनिस्ट पार्टी एक एकाधिकार के रूप में यहाँ पे हो गई थी, उसकी ताकत बढ़ गई थी, जिसकी वजह से पतन हो गया। संसाधनों का अधिकतम उपयोग परमाणु हथियार पर। अब देखिए जो भी इसके पास संसाधन थे, हालांकि ये शीत युद्ध का दौर चल रहा था, अमेरिका में और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध का माहौल चल रहा था, लेकिन ऐसी स्थिति में जो भी संसाधन थे उनका प्रयोग सोवियत संघ जो था ज्यादा से ज्यादा उपयोग उसका परमाणु बम के बनाने में लगा दिया, पैसे का। और जो आदमी की जो इच्छाएं थी, जो पब्लिक की जो डिमांड थी, उसको पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि वो जानता था कि अगर हम इधर पूरा करेंगे तो परमाणु हथियार नहीं बना पाएंगे, और परमाणु हथियार जब हम नहीं बना पाएंगे तो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो लोगों को भूखे रख करके, लोगों की इच्छाओं को पूरा ना करके, उन्होंने अपने संसाधनों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार में किया, जो एक समय के बाद उनकी आर्थिक दिवाला का पोल खुल गया। आगे बात समझ में। तो 4 पॉइंट आपने देखा जिसकी वजह से सोवियत संघ का पतन हुआ। आगे अभी और भी पॉइंट है। अब कह रहा है कि
प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पश्चिम के मुकाबले ये पीछे रह गया। एक कारण ये भी था कि यहाँ की टेक्नोलॉजी और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो जो था पश्चिमी देशों के मुकाबले सोवियत संघ का कमजोर था। तो अब जब टेक्नोलॉजी कमजोर थी, बेसिक बुनियाद कमजोर था, तो ऐसी स्थिति में डेवलप कहाँ होता, ये भी चीज छुपाया गया, बताया नहीं गया पब्लिक को, और इसका पतन का एक कारण बन गया। दूसरा अगला कह रहा है कि रूस की प्रमुखता, यानी रूस धीरे धीरे इसमें हावी होने लगा था, क्योंकि थे तो कई सारे देश, लेकिन कई सारे देशों की बात न चल के रूस की बात यहाँ पर चलने लगी। रूस एक प्रभावशाली देश के रूप में इन पर कब्जा करने का प्रयास करने लगा, जिसका नतीजा था कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि गोरबाचोव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध हुआ। जो उन्होंने सुधार करने का प्रयास तो किया, शायद उनका सपोर्ट मिलता तो सोवियत संघ को बचाने में वो सफल हो पाते, लेकिन उनका विरोध हुआ और इसका पतन का कारण बना। अगला कह रहा है कि अर्थव्यवस्था का कमजोर हो जाना और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो जाना। अब निश्चित तौर पे जब अर्थव्यवस्था कमजोर होगी तो पैसा हमारे पास नहीं होगा। जब पैसा नहीं होगा तो उपभोग की जो वस्तुएं आती हैं उसको हम खरीद नहीं पाएंगे। जब हम खरीद नहीं पाएंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था का कमजोर होना और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होना क्या था, सोवियत संघ प्रणाली का विघटन का कारण बना। और सबसे महत्वपूर्ण कारण था राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का प्रसार होना। कहने का मतलब है कि जो भी इसमें 10, 15, 20 जो संगठन में लोग थे सोवियत प्रणाली में, इनके अंदर अब धीरे धीरे राष्ट्रवाद का विकास होने लगा था, और ये राष्ट्रवाद के विकास ने इनके अंदर ये जिज्ञासा जगा दिया कि हम भी अपनी स्वतंत्र इच्छा से जीना चाहते हैं, हमें भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हम किसी के दबाव में रहकर काम नहीं कर सकते हैं। ये जब राष्ट्रवादी भावना जब इनके अंदर विकसित हुआ तो इन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र करने का प्रयास करने लगा, जो एक कारण बना। सबसे महत्वपूर्ण कारण यही था। अगला कह रहा है कि सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, यानी ये सत्तावादी हो गई थी, सत्ता इसके हाथ में आ गया था, राजनीति करने लगी थी, इसलिए इसका पतन हो गया। उसके बाद कह रहा है कि पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह न होना, यानी पार्टी जो थी कम्युनिस्ट पार्टी, वो जनता का कोई जवाबदेही नहीं कर रही थी, कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, तानाशाही की तरह काम कर रही थी। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब तक कोई विपक्ष नहीं होता है तब तक तो एक पार्टी अकेला रहेगी तो तानाशाही की तो भूमिका में ही जाएगी। तो ये जवाबदेही नहीं था, जनता का जवाब दे ही नहीं पा रही थी और जनता अपनी जवाब मांग रही थी, इसलिए इनका पतन होना स्वाभाविक था। अगला कह रहा है कि जनता को गलत जानकारी देना कि सोवियत संघ का विकास हो रहा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था पतन का। क्योंकि जनता के अंदर जब भूखमरी आ रही थी, लोगों का विश्वास टूट रहा था, लोगों का विकास डगमगा रहा था, ऐसी स्थिति में सोवियत संघ जो था वो गलत इंफॉर्मेशन पब्लिक को दे रहा था कि हम विकास कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। हालांकि विकास नहीं हो रहा था और उसका गलत इंफॉर्मेशन जो था मीडिया के माध्यम से उनके पास तक पहुंचाया जा रहा था, जो एक बहुत बड़ा पतन का कारण बना। ठीक है बाबू, तो इस प्रकार से हमने देखा 10-12 ऐसे कारण हैं जिस कारण से क्या हुआ, सोवियत संघ का पतन हो गया, विघटन का कारण बन गया। ये आप याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट होता है, सीधा सीधी क्वेश्चन आता है, सोवियत संघ के विघटन का कारण लिखिए। तो आप ये 10 कारण याद रखेंगे तो आप आसानी से लिख लेंगे। अगला कह रहा है कि सोवियत संघ के विघटन जब हो गया तो उसका परिणाम क्या निकला। परिणाम तो निकलेगा ही निकलेगा। मान लीजिए कि हमने एग्जाम दे दिया तो एग्जाम का तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। तो अब रिजल्ट वो बेहतर हो या खराब हो, लेकिन परिणाम तो आना तय है। तो अब देखते हैं इसका परिणाम क्या निकलता है। कह रहा है कि शीत युद्ध का संघर्ष समाप्त हो गया। पहला ही बात एक हो गई कि शीत युद्ध अब समाप्त हो गया। जैसे ही एक का, चूंकि शीत युद्ध के लिए 2 व्यक्ति का होना जरूरी था, और जैसे ही एक व्यक्ति का अंत होता है तो एक व्यक्ति अकेला बच जाता है। तो अब लड़ाई किसके बीच में होगी, लड़ाई तो हमेशा 2 व्यक्ति के बीच में होती है, और एक व्यक्ति जब हार गया तो एक ही व्यक्ति तो पावरफुल बच गया। तो ऐसे स्थिति में क्या हो गया, अमेरिका एक ताकतवर देश बच गया और सोवियत संघ का पतन हो गया, शीत युद्ध समाप्त हो गया। पूछा है कि शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई जी, तो सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध की समाप्ति 1991 में हो गया। अब जब शीत युद्ध
में सोवियत संघ का पतन हो गया तो एक ध्रुवीय विश्व अर्थात अमेरिका वर्चस्व का उदय हुआ। यानी अब अमेरिका का वर्चस्व 1991 से क्या हो गया, विश्व पटल पे आ गया। तीसरा परिणाम क्या निकला कि हथियारों की प्रतिद्वंदिता समाप्त हो गई। यानी जो शीत युद्ध के काल में अमेरिका और सोवियत संघ अपने अपने लिए हथियार जो बना रहे थे, अब उसकी प्रतिद्वंदिता समाप्त हो गई, क्योंकि अब लगने लगा कि अब तो कोई सामने कोई दुश्मन है ही नहीं, तो हम अपनी हथियार का प्रयोग किसके ऊपर करेंगे, इसीलिए इसकी समाप्ति होने लगी। चौथा कह रहा है कि सोवियत संघ के खेमे अर्थात दूसरी दुनिया का अंत हो गया और नए 15 देशों का उदय हुआ जिसको CIS कहा गया। यानी सोवियत संघ का पतन और उसके जगह पर नए स्वतंत्र राष्ट्र कुल देशों का उदय हुआ, ये परिणाम निकला। अगला परिणाम क्या निकला कि रूस अब सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बन गया। यानी सोवियत संघ के अंदर जितने भी देश थे और जितना भी अधिकार इंटरनेशनल लेवल पे सोवियत संघ को मिला था, वो सारे अधिकार किसको मिल गया, रूस को दिया गया। और रूस अब एक उत्तराधिकार के रूप में दुनिया में सोवियत संघ का दिखाई देने लगा। ठीक है बेटा। अब उसके बाद कह रहा है छठा पॉइंट का परिणाम क्या निकला कि विश्व राजनीति में अब शक्ति का संतुलन बदल गया। ठीक है, पहले शक्ति संतुलन कौन था, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ था। अब जब सोवियत संघ रहा ही नहीं तो शक्ति किसके साथ संतुलन करेगी, अब तो एकमात्र शक्ति रह गई, वो रह गई अमेरिका। तो ये कह रहा है कि विश्व राजनीति में अब शक्ति का संतुलन बदल गया, अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर करके दुनिया के सामने आ गया। बात समझ में आ गई। अगला परिणाम देखते हैं क्या निकलता है। और क्या कहता है कि अब समाजवादी विचारधारा पर प्रतिबंध लगा दिया गया और पूंजीवादी विचारधारा का वर्चस्व बढ़ेगा। निश्चित रूप से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि पूंजीवाद का ही तो जीत हुआ था। अमेरिका की जीत हुई, सोवियत संघ की हार हुई। सोवियत संघ की हार ने समाजवाद को खत्म कर दिया और पूंजीवाद को ला करके खड़ा कर दिया। और अगला काम क्या हुआ कि शॉक थेरेपी को अपनाया गया। शॉक थेरेपी का मतलब होता है कि किसी को चोट पहुंचाकर उसका उपचार करना। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको कि किसी को घात पहुंचाकर और उसका उपचार करना, ऐसी स्थिति की शुरुआत हो जाती है यहाँ पे। यानी इसका मतलब हम कहें दूसरी भाषा में तो जितने भी सोवियत संघ के देश थे सभी को अमेरिका क्या करेगा, पैसा देगा, पूंजीवाद की पैसा देगा, पूंजीवाद की नीतियों को समझाने का प्रयास करेगा, उनको क्या करेगा, विकास के रास्ते पर लाएगा और बाद में फिर से उनको पूंजीवाद को मनवाने के लिए मजबूर करेगा और उनके ऊपर दबाव डालेगा। इसी को कहते हैं हम लोग शॉक थेरेपी को अपनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों का महत्व बढ़ गया। यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन थे उनका अब महत्व बढ़ गया। तो अब क्या हुआ, तो सोवियत संघ के ये बाबू परिणाम निकले। कितने, 9-10 परिणाम हमने देखा कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो क्या क्या परिणाम निकला इसको आप याद करके लिख लेंगे और साथ ही साथ इसको समझेंगे ताकि यहाँ से क्वेश्चन जो आए तो आप इसे लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन, सोवियत संघ की विशेषताएं क्या थी, सोवियत संघ की कमियां क्या थी, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, सोवियत संघ का परिणाम क्या निकला, विघटन का परिणाम क्या निकला, सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या था। ये 5-6 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं और आप बेटा सब पॉइंट्स को, यहाँ पे ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, पॉइंट ही है और इसी पॉइंट को आपको क्या करना है, नोट डाउन करके आपको लिखना है और याद करना है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं, अब आ रहा है साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी हमने देखा था, तो देखते हैं शॉक थेरेपी क्या है जी। तो कह रहा है कि साम्यवादी शासन के बाद यानी समाजवाद जो शासन का पतन हो गया तो उसके बाद जो एक नई व्यवस्था आई, उस नई व्यवस्था को हमने क्या नाम दिया, शॉक थेरेपी नाम दिया। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी पहले उसको मार दीजिए और मार करके फिर कहिए कि हो चोट लग गया क्या, चलिए मैं आपको इलाज करा देता हूँ। ठीक, यानी पहले उसने अपने नीतियों को लाद दिया और कहा कि अब इसको मानो, और जब नहीं माना तो फिर उसको अपने में ही खरीद लिया। इस प्रक्रिया को हमने क्या कहा, शॉक थेरेपी कहा। यानी आघात पहुंचाकर पहले चोट पहुंचाया गया और फिर उसको उपचार किया गया। क्लियर। कह रहा है कि साम्यवाद के पतन के बाद सोवियत संघ के गणराज्यों को विश्व बैंक
और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के मॉडल को अपनाने को कहा गया। बात समझिएगा पहले, इसे ही शॉक थेरेपी कहा गया। मतलब क्या कहा गया कि जब सोवियत संघ का पतन हो गया तो सोवियत संघ के जो गणराज्य थे, जो नए नए जो राज्य उदय हुए थे, 15 लोगों के बारे में हमने पढ़ा था अभी, उनको विश्व बैंक यानी जो वर्ल्ड बैंक था वो और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम लोग IMF कहते हैं, ये दोनों ने क्या कहा कि साम्यवाद को कहा कि आप पूंजीवाद की नीति को अपना लीजिए। यही बात, अगर आपको पूंजीवाद की नीति अपनाते हैं तो आपको जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो हम आपको पूरा करेंगे। ये बात रही, इसी को शॉक थेरेपी कहा गया। बात समझ में आ गई कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित जो एक आदेश दिया गया कि साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर, यानी जो समाजवाद था वहां से किधर की तरफ, पूंजीवाद की ओर संक्रमण यानी परिवर्तन का जो मॉडल अपनाया गया, उसी मॉडल को हमने क्या नाम दिया, शॉक थेरेपी। अब आ गई बात समझ में कि शॉक थेरेपी क्या था। तो शॉक थेरेपी साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर जाने के लिए यानी परिवर्तन के लिए जो मॉडल हमने अपनाया, उसी मॉडल को हमने क्या नाम दिया, शॉक थेरेपी नाम दिया। याद रहेगा, क्योंकि यहां से बेटा 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर के क्वेश्चन में शॉक थेरेपी के बारे में पूछा जाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रूस, मध्य एशिया और गणराज्यों, मध्य एशिया के गणराज्य, दूसरे शब्दों में रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल ही शॉक थेरेपी कहलाता है। बात कुल मिलाकर वही है कि रूस में, मध्य एशिया में और पूर्वी यूरोप में जो समाजवाद था, उस समाजवाद को हटा करके वहां पे पूंजीवाद को लाना ही शॉक थेरेपी की नियम था, यानी शॉक थेरेपी कहलाता था। आगे समझ में, तो कुल शब्दों में अगर कहा जाए तो आप इसे लिख सकते हैं शॉक, अगर अच्छे से लिखना हो तो कम शब्दों में लिखने के लिए आप इसे लिखेंगे कि शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, अर्थात सोवियत संघ के विघटन के बाद जो भी वहां पे स्वतंत्र राष्ट्र थे उन्हें साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण करना और एक नए मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरित करना ही शॉक थेरेपी कहलाता है। आगे बात समझ में, तो अब आपसे पूछा जाए कि शॉक थेरेपी क्या है तो बता देंगे। गुड, चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। अब कह रहा है कि शॉक थेरेपी के तहत क्या बदलाव किया। मान लीजिए अब शॉक थेरेपी आ गया, सपोज कह रहे हैं कि पूंजीवाद आ गया, साम्यवाद के जगह पे क्या आ गया, पूंजीवाद आ गया, तो क्या आया, क्या लाया गया पूंजीवाद की नीति, यानी शॉक थेरेपी की क्या विशेषता रही। तो अब देखिए व्यवस्था क्या अपनाया गया, कहा गया कि अब सभी देशों को पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना था। जिन जिन लोगों ने शॉक थेरेपी को अपनाया उसको कहा गया कि अब पूंजीवाद के नियम को आपको चलना पड़ेगा, पहली पॉइंट। दूसरी चीज उनसे कहा गया कि राज्य की संपदा, जो संपत्ति होगी, उसका अब निजीकरण किया जाएगा। पूंजीवाद का पहला रूल ही है निजीकरण, ठीक। तो जो भी पहले तो राज्य की संपत्ति थी, राज्य का अधिकार था संपत्ति पर, तो साम्यवाद में ये पहला रूल था कि संपत्ति पर किसका अधिकार होगा, राज्य का होगा। लेकिन अब कहा गया कि अब उस संपत्ति पर अधिकार किसका होगा, निजी व्यक्ति का होगा, यानी निजीकरण किया गया। दूसरा पॉइंट, ये विशेषता थी किसकी, शॉक थेरेपी की। तीसरा, सामूहिक खेती, ये किसकी विशेषता थी, साम्यवाद की। निजी खेती किसकी विशेषता है, पूंजीवाद की। तो कहा गया कि सामूहिक खेती की जगह निजी खेती को महत्व दिया जाएगा। आ गई बात, यानी शॉक थेरेपी की विशेषता क्या हो गई कि सामूहिक खेती की जगह निजी खेती को बल दिया जाएगा। मतलब सबकी जो सामूहिक रूप से जो लोग खेत करते हैं, जनता पब्लिक खेती करती है, उसके जगह पे निजी फार्म हाउस का महत्व दिया गया। अब कहा जा रहा है अगला पॉइंट कि मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाया गया, ठीक है ना, फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अपनाया गया। और पूंजीवाद का पहला रूल ही क्या है, मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना। तो शॉक थेरेपी की एक विशेषता ये भी हो गई। अगला कह रहा है कि व्यापार से ही विकास होगा ऐसा माने जाने लगा। पहले क्या था, पहले ये नियम नहीं था, पहले समाज से विकास की बात हो रही थी। अब कहा गया कि नहीं, व्यापार बढ़ेगा तो विकास बढ़ेगा। ये नियम किसका था, पूंजीवाद का। अगला कहा कि पश्चिमी देशों से व्यापार को बढ़ाया गया, किसके साथ, पूर्वी देशों का
पश्चिमी देशों के साथ व्यापार बढ़ाया गया। मुद्राओं की आर्थिक व्यवस्था से जोड़ा गया, जो मुद्रा उसका जो खत्म हो रहा था उसको जोड़ने का इसके साथ प्रयास किया गया। और साथ ही साथ पूंजीवादी के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब पहले ही दबाव डाल दिया गया शॉक थेरेपी में कि मैं आपको अगर मदद कर रहा हूं तो आपको पूंजीवाद ही अपनाना पड़ेगा। पूंजीवाद के अलावा आप ये सोच लीजिए कि कोई दूसरा विकल्प आपके सामने होगा तो ये संभव नहीं होगा। इस प्रकार ये 8 जो विशेषताएं थी ना बेटा, ये क्या था, शॉक थेरेपी की विशेषता थी। शॉक थेरेपी समझ में आ गया, यानी आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो ये चीजें क्या थी। अब देखिए ये सुविधाएं तो उनको दे दी गई, विशेषताएं दे दी गई, इसके बाद इनको क्या किया जाएगा, उपचार किया जाएगा। इसी को हम लोग शॉक थेरेपी कहते हैं। अब कह रहा है कि शॉक थेरेपी का परिणाम क्या निकला। पहले तो उपचार किया गया, विशेषताएं दी गई, अब उनका आघात पहुंचाया गया, अब उपचार किया गया, क्या परिणाम निकला। तो देखिए उसका परिणाम क्या निकला। जब कहा गया कि ये काम आपको करना पड़ेगा, और जब वो काम वहां के लोगों ने किया, कहाँ के लोगों ने, सोवियत संघ प्रणाली से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन सब लोगों ने शॉक थेरेपी की जो विशेषताएं थी, जो बताया गया, उसको उन्होंने फॉलो किया। जब फॉलो किया तो उसका कुछ परिणाम निकला। क्या परिणाम निकला, तो पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। अब बताइए, दुनिया कहती है कि पूंजीवाद बेहतर थी और इन्होंने पूंजीवाद को अपनाया तो इनकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। कोई वजह और रहा होगा। अगला कह रहा है कि रूस की औद्योगिक ढांचा चरमरा गई। निश्चित तौर पे पहले किसी और चीज का फॉलोअर था और अब किसी और चीज को फॉलो करेगा, तो अपने आप को चेंज करने में वक्त तो लगेगा ना जी। तो पहले रूस क्या था, समाजवाद को मान के चल रहा था, अब उसको पूंजीवाद को मानना था। ऐसे में उसकी जो औद्योगिक ढांचा जो थी वो गड़बड़ा गई। तीसरा, जनता बर्बाद होने लगी, जनता को काफी नुकसान होने लगा। लगभग 90% उद्योगों को औने पौने दामों में निजी हाथों में बेच दिया। जो भी व्यवस्था थी उसको जल्दी जल्दी किसके हाथ में बेच दिया गया, निजी हाथ यानी पूंजीवाद के हाथ में बेच दिया गया। ये परिणाम निकला। रूस की मुद्रा जो रूबल थी, याद रखिए बाबू, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव में कि रूस की मुद्रा को क्या कहते हैं, तो रूस की मुद्रा को रूबल कहते हैं। गिरावट आने लगी। जैसे अमेरिका की मुद्रा को डॉलर कहते हैं, उसी तरह से रूस की मुद्रा को रूबल कहते हैं और यहाँ पे गिरावट आने लगी, महंगाई बढ़ गई। ये था शॉक थेरेपी का परिणाम कि मुद्रा का गिरावट होने लगा, महंगाई बढ़ गई, उद्योगों को निजी हाथों में बेच दिया गया, जनता बर्बाद होने लगी, औद्योगिक ढांचा बिखर गया, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गया। लोगों की जमा पूंजी समाप्त होने लगी, जो भी पैसा उन्होंने सेविंग किया था वो सब समाप्त होने लगा। खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया, खाने पीने के लिए लोगों के पास अनाज नहीं बचा, माफिया वर्ग का उदय होने लगा और कमजोर संसद एवं राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां मिली, जिससे सत्तावादी राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया शुरू हो गई। ठीक है दोस्तों, क्या हो गई, तो कमजोर संसद मिला, क्योंकि जल्दी जल्दी संसद परिवर्तन हो रहा था, जल्दी जल्दी सरकार स्थापित की जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में मजबूत संसद का निर्माण नहीं हुआ और सत्ता जो था किसी खास एक व्यक्ति के हाथ में चला गया और ऐसे में वहां पे एक राष्ट्रपति शासन जैसी प्रक्रिया शुरू हो गई। तो इस प्रकार ये 10 जो कारण थे शॉक थेरेपी का परिणाम निकला। क्या हो गया, पहला तो अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई, औद्योगिक धारा मचा गया, जनता बर्बाद होने लगी, लगभग 90% उद्योग जो थे ऐसे तैसे बेच दिए गए, मुद्रा का ह्रास होने लगा रूबल का, महंगाई बढ़ने लगी, जमा पूंजी समाप्त होने लगी, जो लोगों के पास पैसा रखा था लोगों ने, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। ऐसी स्थिति में माफिया वर्ग का उदय हो गया और कमजोर सत्ता का निर्माण होने लगा। ये शॉक थेरेपी का क्या था, परिणाम था। और शॉक थेरेपी की विशेषता भी हमने देखा कि शॉक थेरेपी की विशेषता क्या थी। तो शॉक थेरेपी की विशेषता मतलब पूंजीवाद की विशेषता, जो भी थी पूंजीवाद की बात ना, वो टोटल ही कहाँ आ गई, शॉक थेरेपी में ला करके रख दिया गया। इस प्रकार दोस्तों हमने आज आपको क्या पढ़ा, तो मिसाइल गोरबाचोव के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने पतन के ब्रिटेन का पतन हुआ उसके बारे में पढ़ा, फिर साम्यवाद के बाद जो शॉक थेरेपी आया उसके बारे में पढ़ा कि शॉक थेरेपी क्या थी, शॉक थेरेपी की विशेषताएं क्या थी और शॉक थेरेपी का परिणाम क्या निकला। इसके बारे में हम लोगों ने आज के वीडियो में देखा। अगर मेरे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक जरूर करना, आप इसे शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में, और अगर कुछ इसमें कमियां देखें तो
तो आप इसमें कमेंट जरूर करना। अगर आपको कमियों पर कमेंट करेंगे तो मैं उस कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। और साथ ही साथ अगर आपको संपूर्ण रूप से ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका तो कुछ जाएगा नहीं, सिर्फ पे घंटी बजेगी, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ेगा। और हमारा जब मनोबल बढ़ेगा तो मैं आपको एक से एकाल बेहतर से बेहतर वीडियो लेकर के आऊँगा और आपको बेहतर समझाने का प्रयास करूँगा, ताकि आपकी पढ़ाई पूर्ण रूप से कंप्लीट हो और आप अपनी और अपने माता पिता की इच्छाओं को पूर्ण करने में सफल हों। इसी के साथ ही मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।